जय श्री कृष्ण साथियों, क्लास 9 गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने परमाणु से संबंधित पढ़ा था, जिसमें हमारा था परमाणु की संरचना और हमने वहां पर थॉमसन का मॉडल देखा था। आज हम परमाणु की संरचना के अंदर रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति की किस प्रकार उन्होंने विवेचना की और किस प्रकार समझाया कि इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, उसके बारे में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने अपने प्रयोग में एक सोने की पन्नी ली थी, जिसके ऊपर अलग अलग समय अनुसार और अपने प्रयोग अनुसार अल्फा कणों की बौछार करी और उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण है वो सोने की पन्नी से टकराते हैं और कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण टकरा के वापस आ जाते हैं और कई अल्फा कण बीच मार्ग से ही विचलित हो जाते हैं। तब उन्होंने देखा कि वे इस परमाणु के अंदर कुछ ऐसा है जो बीच में से काफी कठोर भाग है, जो साइडों में से कुछ लचीला भाग है और इस परमाणु के अंदर उन्होंने ऐसा बताया कि परमाणु के अंदर जो तत्व है वो तत्व उस परमाणु के स्थायित्व को किस प्रकार बनाए रखते हैं, इन सब के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। पूछा भी जाता है कई बार, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित रहता है, इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया था, जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाम से समझते हैं। और यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल काफी इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो जो नवीन वैज्ञानिक आए उन्होंने रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल को आधार बनाते वक्त अपने प्रयोग किए और वो किसी न किसी उचित निष्कर्ष तक भी पहुंचे थे। फिर रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया था, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। ठीक है, उन्होंने तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों को काम में लिया था और उन अल्फा कणों को एक सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। ठीक है, उन्होंने सोने की पन्नी क्यों ली थी, क्योंकि ये सोने की पन्नी इतनी पतली पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। मतलब इस सोने की पतली पन्नी का जो गेज है वो 1000 परमाणुओं के बराबर यह मोटी थी। और अल्फा कण क्यों लिए थे, क्योंकि अल्फा कण है वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। कैसे होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के अंदर सोने की पन्नी और अल्फा कणों को क्यों चुना था, तब आप उसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं कि सोने की पन्नी पतली पन्नी है वो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी और अल्फा कण है वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। यह धन आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? धन आवेशित, ताकि धन आवेशित होते हैं जिससे इनके अंदर पर्याप्त ऊर्जा होती है। मतलब जब इनको तेज गति से बौछार की जाती है तो ये मार्ग के अंदर बीच मार्ग में विचलित नहीं होते हैं। ये अपने ऊर्जा के ह्रास के वजह से अपने स्थायित्व को खोते नहीं है, क्योंकि ये द्विआवेशित कण है, धनावेशित होते हैं और इनके अंदर पर्याप्त ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे कि यह उस उक्त प्रयोग को पूर्ण कर सके। फिर इसमें उन्होंने और बताया था कि अल्फा कण है वो द्विआवेशित हीलियम कण है और ये धनावेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान है वो 4 माइक्रो होता है। कितना होता है? 4 माइक्रो अल्फा कणों का। ठीक है, अल्फा कणों का द्रव्यमान, ठीक है, कितना होता है? 4 माइक्रो होता है। फिर उन्होंने अपने प्रयोग में बताया था, ये अनुमान यह था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अब उन्होंने किस प्रकार किरणों की बौछार की थी, इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं, देखते हैं किस प्रकार उन्होंने अपने प्रयोग में ये बताया था। तो डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा यह बताया था कि अल्फा कण किस तरह से प्रवेश करते हैं। तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूं।
ठीक है। अब देखो उन्होंने अपने प्रयोग में बताया था कि किरणें विचलित भी होती हैं और अपने रास्ते की ओर चलती भी है। ठीक है। सोने के परमाणु, ये जो है ये एक सोने की पन्नी है जिसे हम बोल सकते हैं सोने के परमाणु। ठीक है। अब देखो आप, ये उन्होंने इसे बहुत छार कर रही थी। ठीक है। और इसमें कई सारे कण थे जो बीच रास्ते से टकरा करके वापस आ गए। ठीक है। और कई ऐसे थे जो पर वहीं पर पहुंचते पहुंचते ही समाप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार। और ये थे आपके सभी क्या थे, अल्फा कण। क्या थे, अल्फा कण। और फिर उन्होंने आगे क्या बताया था, ये रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया था कि किस प्रकार अल्फा कणों पर उन्होंने बाछार की थी और अल्फा कणों से उन्होंने बताया था। तो लेकिन इसमें क्या बताया था, देखो, लेकिन अल्फा कण प्रक्रिया प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इसमें देखो, तेज गति से चले अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ये देखो, ये सोने की पन्नी से सीधे निकल गई है, ये सीधे बाहर की ओर निकल गई। ठीक है। पहला सबसे पहले इसका सही निकाला कि कुछ अल्फा कण है वो तेज गति से चलते हुए सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। और फिर दूसरा उन्होंने क्या बताया कि कुछ अल्फा कण पानी पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए। बोले इस पन्नी के सबसे छोटे कण है यहाँ से विक्षेपित हो गए, यहाँ से देखो ये विक्षेपित हो गए। ठीक है, टकराया और अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया। फिर और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। मतलब एक कण ऐसा था जो यहाँ से टकरा करके वापस आ गया। ठीक है, तो वो कितना था, 12,000 कणों। अगर एक एवरेज 12,000 कण बौछार की गई तो उसमें से एक कण टकरा करके वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचा दे। ठीक है, जैसे कई बार हम खेलते हैं ना किसी भी, ठीक है, और रबड़ वगैरह से और एकदम हमारे ऊपर और आके लगता है। तो सेम इसी तरीके से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने क्या कहा, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में क्रियाकलाप किया। ठीक है, और रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के आधार पर देखा कि कण किस प्रकार लौट कर वापस आ रहे हैं और इन लौट तक आने वाले कणों को उन्होंने पूर्ण रूप से बताया कि किस प्रकार एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ऊर्जा आदि को प्रभावित करते हैं। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाला था, जिसमें से देखो, एक था उनका निष्कर्ष में कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है। क्या है, अधिकतर भाग क्या है, खाली है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिसे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशी भाग बहुत कम है। मतलब जो धनावेशी भाग है वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम कण है जो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। फिर उन्होंने बताया बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिसे संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशी भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। जो इसका धनावेशी भाग है वो इसके बहुत कम आयतन के अंदर उपस्थित है। फिर उन्होंने और बताया, प्राप्त आंकड़ों का आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। नाभिक की जो त्रिज्या है, ठीक है, जो नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 10⁵8, ठीक है, 10⁵5 गुना छोटी है। मतलब इतनी छोटी है नाभिक की घात परमाणु की त्रिज्या से। अपने प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण भी निकले थे। सबसे पहले उन्होंने बताया था परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। परमाणु का जो केंद्र होता है वो कैसा होता है, धनावेशित भाग होता है। फिर और उन्होंने क्या बताया, जिससे नाभिक कहा जाता है, जिसको बीच का जो केंद्र धनावेशित भाग है उसे क्या कहा गया, नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। जो भी परमाणु है उसका संपूर्ण द्रव्यमान का स्थित होता है नाभिक के अंदर।
फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, ये बीच का नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाता है। फिर देखो उन्होंने और क्या बताया, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था जो मैंने आपको लिखाया और जो अभी मैंने बोला है कि कुछ कण है वो सीधे निकल गए, कुछ कण टकरा करके वापस आ गए और कुछ कण वहां पहुंचे उससे पहले ही उनकी आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो गई। तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिया था कि परमाणु है उसके बीच का जो नाभिक का भाग है वो धनावेशित है, बहुत कम मारक है। ठीक है, इन सब के बाद भी रदरफोर्ड के प्रयोग में कुछ कमियां रह गई थी। कौन सी रह गई थी वो देख लेते हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। उन्होंने मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि भाई जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन है वो उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बाद के वैज्ञानिकों ने कहा जब चक्कर लगाया जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऊर्जा है वो एक समय खत्म हो जाएगी। भाई आप सुबह जो उठ के घर से निकले, ठीक है, खाना वगैरह खा के और शाम होते होते तक हमारे शरीर में जो स्फूर्ति जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे कार्य करने की वजह से समाप्त हो गई और एक शाम तक एक ऐसा समय आ जाता है जब हम थक कर वापस आराम करने की सोचते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जब परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था और इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा एक समय बाद तो समाप्त होती है, तो वो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन वो परमाणु नाभिक से टकराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उससे टकराएगा अगर उसके अंदर ऊर्जा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उसके अंदर ऐसी ऊर्जा है तो वो टकरा जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों नहीं। फिर दूसरा, अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु एक स्थायी है। तो मतलब रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में काफी कुछ बताया, लेकिन रदरफोर्ड यह समझाने में असफल रहे कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वर्चुअल ऊर्जा है वो एक समय बाद तो समाप्त हो जाएगी और वो नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर वो नाभिक से टकरा जाएगा तो परमाणु अस्थिर है। लेकिन जब प्रकृति में परमाणु को देखते हैं तो परमाणु एक स्थिर, ठीक है, जबकि परमाणु एक वो है स्थायी परमाणु है। ठीक है, जिसका स्थायित्व इस प्रकृति में निश्चित है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड के परमाणु का मॉडल और उसकी कुछ कमियां थी जो मैंने आज आपको इस क्लास के माध्यम से बताई। अब आपकी जिम्मेदारी है आप इसको घर पर आराम से देखें, इस वीडियो को बार बार देखें। किसी तरह की समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैसेज करें, वो हम कोशिश करेंगे उस समस्या का उसी दिन तुरंत प्रभाव से समाधान हो जाए। जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में मिलते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे।